हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एक्सपीरियंस में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल बोलते हैं, उसके पार्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या अध्ययन करने वाले, तो इसमें सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे कि ग्लोब क्या होते हैं, उसके बाद विषुवत रेखा के बारे में बात करेंगे, फिर अक्षांश क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद देशांतर क्या होती है, उष्णकटिबंध के बारे में बात करेंगे, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास वो शीत कटिबंध क्या होता है, उसके बाद अक्ष क्या होते हैं, फिर इसमें जो सबसे प्रमुख है इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा वीडियो देखकर आप छोड़कर चले जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बीच में आप चले जाते हैं तो ये तो ना इंसाफ़ी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब क्या होता है, सबसे पहले तो यही हम बात कर लेते हैं। तो ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी के आकार का एक प्रतिरूप होता है। मतलब जैसे हम लोग फोटो स्टेट करवाते हैं, ठीक है, तो कोई भी उसको देते हैं, जैसे कि अपना मार्कशीट देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो वो फोटो स्टेट करके देता है, एकदम सेम टू सेम कॉपी होता है, बस दूसरे पेपर पे वो उतारा जाता है। इसी तरीके से जो ग्लोब है वो पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है, बस इसको थोड़ा उसके बहुत जो है छोटे में उसको दर्शाया जाता है। तो ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ग्लोब बहुत बड़ा भी होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमको बहुत कठिनाई होती है। फिर उसके बाद ग्लोब छोटा भी होता है। कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जिसमें आप हवा भी भर सकते हैं, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और इसमें हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, तो इसमें जो है उत्तरी ध्रुव के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद दक्षिणी ध्रुव, फिर उसके बाद मकर रेखा, कर्क रेखा, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, और जो यहाँ पे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, और ये कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुकी है, तो 23.5 पे। और ये जो मकर रेखा कितने पे झुकी है, तो ये 23.5 अंश दक्षिणी पे, और कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी ध्रुव पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंध के बारे में। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक देखें इसको, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इस पार्ट। तो दोस्तों हम अपने इस पार्ट का शुरुआत करते हैं। तो इस पार्ट का नाम क्या है, जैसा कि हमने आपको अभी आगे बता दिया था, इस पार्ट का नाम क्या है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें हमने पहले अध्याय में ये पढ़ लिया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। तो भाई है कैसी हमारी पृथ्वी, है कैसी, तो इसके बारे में देखिए, ये उत्तर एवं दक्षिण के ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। मतलब कि यदि मान ले इसको ये ग्लोब है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है थोड़ी चपटी है। ठीक है, ये थोड़ी क्या है, चपटी है, तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये जो हमारा बीच का भाग है, यहाँ पे थोड़ा कैसा है, हमारी पृथ्वी थोड़ा सा उभरा हुआ है, उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिरूप है। कौन, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। तो यहाँ पे हम अब जो उसमें हम लोग टॉपिक में देखे थे, तो ग्लोब क्या होता है, यहाँ से हम ग्लोब के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब कि जैसा मैंने फोटो स्टेट वाला बात बताया था, बस ठीक उसी का लघु रूप है पृथ्वी का ये। फिर नेक्स्ट जो हम इसमें बात करने वाले हैं, सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिरूप है किसका, पृथ्वी का, वो भी लघु। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग मानचित्र की बात करें, तो मानचित्र जो होता है एक एक जगह पर उसको हम दीवार पर चिपका देते हैं तो वो स्थिर रहता है। लेकिन ग्लोब जो है उसको आप उसी प्रकार घुमा सकते हैं जैसे कि कुम्हार का पहिया घूमता है, और जैसे लट्टू घूमता है, वो अपने एक अक्ष पर कुम्हार का पहिया जो होता है अपने एक अक्ष पर घूमता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम देखेंगे, ग्लोब पर देशों
महाद्वीपों तथा महासागरों और उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, जो ग्लोब है उस पर जो महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है और महासागर है और जो देश है उनको एकदम सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन ठीक है, वर्णन करना क्या है, कठिन है। अब आगे जो हम बात करते हैं कि इसमें जो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है तो इस पर आप देखेंगे इस तरीके से सुई पर इस तरीके से कुछ झुका हुआ दिखाई देता है, ये वाला जो सुई है ये वाला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, मतलब ये जो एक बिंदु यहाँ से सुई होकर गुजरती है और ये वाला जो यहाँ से सुई होकर गुजरती है तो उसे उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। मतलब कि इधर वाला जो सुई है इसे जहाँ से ये धंसती है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और ये वाला जहाँ से धंसती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, अब इस जो ग्लोब है इसको किधर से, पश्चिम से इसको पूर्व की तरह घुमाया जा सकता है। इस तरीके से क्या करा जा सकता है, इसको घुमाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ठीक है, जो पृथ्वी हमारी है ऐसा जिस तरीके से इसमें सुई दिया गया है इस तरीके से पृथ्वी में वास्तव में कोई सुई नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर एक इसी तरह से घूमती रहती है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त बोलते हैं। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। जैसे कि हमारे पास ये ग्लोब हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से देखिए एक काल्पनिक रेखा ऐसे जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं। ये इसको मैं बना देता हूँ ग्लोब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं। आगे जो हम बात करते हैं, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। मतलब कि इसका जो आधा भाग ऊपर वाला है इसको उत्तरी गोलार्ध और इसका जो नीचे वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। मतलब कि अब यहाँ से जो हम लोगों ने ये विषुवत रेखा यहाँ पे बना है, यहाँ से पृथ्वी की स्थिति को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं बोला जाता है। मतलब कि अब यहाँ पे जो आगे रेखाएं आएंगी उसे हम लोग अंशांश समांतर रेखाएं बोला जाता है उसे। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे इस तरीके से ऊपर जाता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो इन सबको क्या बोला जाता है, अंशांश समांतर रेखाएं बोला जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अंशांश को किस में मापा जाता है, तो अंशों में मापा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि अंशांश को किस में मापा जाता है तो अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अंशांश को दर्शाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बनेगा, आप अब क्वेश्चन देखेंगे तो ये बनेगा, विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर का 1/4 है। जैसे कि आप यदि बात करेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे कि ये क्या हो गया, हमारे पास ग्लोब हो गया, तो ये बीच में क्या है, विषुवत रेखा है। फिर इधर जाएंगे आप तो इधर आपको कर्क रेखा मिलेगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलेगा। तो ये दो हो गया। और नीचे यदि बात करेंगे तो यहाँ मकर रेखा मिलेगा, और नीचे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4, 4 भागों में क्या हुआ है, इसका 1/4 है कौन है, वृत्त। तो अब इसका माप होगा पूरा टोटल कितना है, 360। ये जो पूरा इसका माप होगा टोटल कितना होगा, 360 होगा।
का 1/4 यानी 90 अंश। अब 360 का हम लोग 1/4 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 90 अंश हो जाएगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब इस तरीके से हम यदि ऊपर जाएंगे तो ये उत्तरी ध्रुव 90 अंश और ये दक्षिणी ध्रुव 90 अंश को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी जो समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। उत्तर की मतलब ये मान लीजिए आपके पास ग्लोब हो गया, तो ये जो उत्तर की जो अक्षांश रेखाएं होंगी इसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसकी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दक्षिण में इस तरीके से जो रेखा है इसे दक्षिणी अक्षांश, और जो ये ऊपर वाली ऐसे रेखा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक है, अभी इसमें उत्तर दक्षिण भी लिखा जाता है। जैसे कि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो ये उत्तर की तरफ लिखेगा, और ये दक्षिण की तरफ हम आ रहे हैं तो ये इधर क्या होगा, दक्षिण की तरफ लिखा जाएगा। और यहाँ पे यही बताया गया कि उत्तर की तरफ यदि आप जाएंगे तो उत्तर को आपको ऊ, ठीक है, ऊ लिखना होगा। दक्षिण को आपको क्या लिखना है, इसे उत्तर को ऊ, दक्षिण को द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे, दोनों ही एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर है वो विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो जो है ये होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। बस एक उत्तर में है और एक क्या है, दक्षिण में है। महाराष्ट्र वाला जो चंद्रपुर है वो कहाँ है, वो उत्तर में है, और ये जो ब्राजील वाला होरिजोंटे है ये कहाँ है, विषुवत वृत्त के दक्षिण में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा जो बेलो होरिजोंटे है वो 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास किया गया है कि यदि उत्तर आएगा तो उत्तर के लिए आपको ऊ लिखना है, और दक्षिणी आएगा तो दक्षिण के लिए आपको द लिखना होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाओं के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में। विषुवत वृत्त को आप 0 से दिखाते हैं, 0 डिग्री से दिखाते हैं। उत्तरी ध्रुव को आप किससे, 90 अंश उत्तरी ध्रुव से उत्तर से दिखाते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुव को 90 अंश द, जिसे हम लोग दक्षिणी से दिखाते हैं। उसके बाद अतिरिक्त 4 और भी हैं जिसको हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में उसमें हमने कर्क रेखा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है उस 23.5 डिग्री उत्तरी की तरफ झुका है या तो है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। उसके बाद हम बात करेंगे विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है तथा विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। यहाँ पे चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है वो 23.5 अंश उत्तर में है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है वो दक्षिण में 23.5 डिग्री पर है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है तथा विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बात करेंगे। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। एक बार इसे फिर से देखिए, आपको आंसर लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में कि जो कर्क रेखा है एवं मकर रेखा
के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसका उदाहरण हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक प्लेट है, इस प्लेट पर हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइट को यहाँ से हम लोगों ने इस पे क्या कर दिया, जला दिया। तो यहाँ से जो टार्च आएगा, तो ये टार्च क्या करेगा, आपको एकदम सीधे सीधे प्रकाश दे रहा है। ठीक है, जब आपको मान लीजिए कि इससे नहीं हम लोग करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। अब ये सूर्य जब 12 बजता है तो एकदम ऊपर होता है, या 12:30 बजता है, एकदम ऊपर होता है। उस समय जो गर्मी होती है बहुत तेज लगती है, हमको ऊष्मा बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद जो है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कोई भी ऐसा जो अक्षांश नहीं है जिस पे जो सूर्य है एकदम सिर के ऊपर आए। ठीक है, एकदम सिर के ऊपर आए। जब सूर्य जो है, सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, जब सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, तिरछी होती है, तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अभी हम आपको मैप में सीधा क्लियर करवाने वाले हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इस प्रकार देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है एवं उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लोब है, इसमें ये बीच का क्या है, विषुवत रेखा है। फिर ये वाला जो है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और इसी तरह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, और इस वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ये कर्क रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये वाली जो रेखा है, इसको क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, ये वाली जो रेखा है इसको यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस रेखा, ये वाली रेखा और इस वाली रेखा के जो बीच में स्थान होगा, इसको, और ये जो मकर रेखा और ये जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इन दोनों के स्थान में क्या होता है, जो तापमान है ये मध्यम होता है। मतलब कि इसके बीच में और यहाँ पर इन दोनों पर जो तापमान होता है उस मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, इसलिए इनको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड बहुत तेज होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाते हैं। आपको सीधा मैप में क्लियर करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। इसके बाद ये वाली जो रेखा, ये विषुवत रेखा है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो विषुवत रेखा है, ठीक है, ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पे क्या है, ये कर्क रेखा है, और ये वाला क्या है, ये मकर रेखा है। तो इनके बीच में सूर्य जो होता है वो एक बार, ठीक है, जो सूर्य होता है एक बार एकदम सिर के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है, एकदम सिर के ऊपर रहता है, इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंध बोला जाता है, उष्णकटिबंध बोला जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है
कि जो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त है और यहाँ पे जो कर्क रेखा है, इन दोनों के बीच तथा ये जो मकर रेखा है और यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो है दक्षिणी शीतोष्ण और उत्तरी शीतोष्ण, यहाँ पे जो तापमान है ये क्या होता है, मध्यम होता है। तो मध्यम तापमान होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। अब यदि ये उत्तर में तो इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये दक्षिण में तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। और जो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और यहाँ पे जो ध्रुव है, इन दोनों के बीच में अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध बोला जाता है। और यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव है, इसके बीच में भी बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध इसको भी बोला जाता है। ये दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये उत्तरी शीत कटिबंध है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं देशांतर क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देशांतर क्या होती है, अभी हम लोगों ने क्या बात करा था, अंशांश। तो अंशांश क्या होती है, अंशांश उसे बोलते हैं जो पृथ्वी है उसको कैसे क्षितिज में बांटेगा। जैसे कि ये हमारे पास मकर रेखा हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये कर्क रेखा हो गया, इधर ये वाला मकर रेखा हो गया, फिर इसके बाद ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, फिर ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो गया और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो गया। तो ये जो इस तरीके से जो क्षैतिज रेखा है, इस तरीके से जो क्षैतिज समांतर रेखा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये अंशांश है, ठीक है। ये उत्तरी अंशांश है और ये वाला क्या है, दक्षिणी अंशांश है। ये वाला उत्तरी अंशांश है और ये वाला क्या है, दक्षिणी अंशांश है। तो यहाँ पे हम लोग देशांतर की बात करने वाले। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अंशांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश में 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूर्व में पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ध्रुव है। अब इस ध्रुव पर ये जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस तरीके से जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा देशांतर है। ये क्या है, देशांतर है। इस तरीके से जो रेखा है ये देशांतर है। तो पृथ्वी में यदि किसी जगह की स्थिति बताना होगा तो इसके लिए जो देशांतर है ये अति महत्वपूर्ण है। उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। इस तरीके से जो अंशांश है, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से ये क्या है, अर्धवृत्त पर ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। तो यहाँ पे क्या हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे जो होता है इनके बीच की दूरी क्या होता है, हमेशा घटता जाता है। बीच में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लास्ट में जाएंगे तो इसकी दूरी क्या होगा, घटता जाता है। यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ये जो ध्रुव होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती है। अंशांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया गया। ग्रीनविच जो ब्रिटिश है, वहाँ पे जो राजकीय वेधशाला है, वहाँ से क्या स्टार्ट किया गया, इस रेखा को स्टार्ट किया गया। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है,
ठीक है। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, 0 देशांतर है। यहाँ से 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक की गणना करते हैं। 180 अंश पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू और पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। जैसे उसमें हमने उत्तर के लिए उ और दक्षिण के लिए द का प्रयोग किया था। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश जो पश्चिम उत्तर है वह एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश एवं समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर से बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हो। अब हम बात करेंगे असम के धुबरी, जो कि 26 अंश क्या है उत्तर एवं अंशांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर। तो अंशांश क्या होता है, ये वाली जो रेखा है इसको हम लोग अंशांश बोलते हैं। तो अभी कितने देखने के लिए बोल रहा है, तो हमको 26 बोलना देखने के लिए बोल रहा है, तो उत्तरी बोल रहा है। ठीक है, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग 26.5 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला 20 है, तो इसके ऊपर ठीक यहाँ पे कुछ आएगा 26। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 26 आएगा। और हम लोग क्या बोल रहा है कि अब 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित उस बिंदु को देखें जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो ये वाली जो रेखा है 90 अंश, ये वाली जो रेखा है एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, 90 अंश पे काट रही है। तो इस रेखा को देखना, ये जो धुबरी है इसका सही स्थान होगा। ये जो धुबरी है इसका क्या होगा, सही स्थान होगा। तो धुबरी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसको समझने के लिए आपको कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज रेखाओं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अब सद नाम में व्यक्त कीजिए। तो ये जो कहा गया है इसको इस तरीके से करना है। आगे जो हम देखते हैं देशांतर और समय के बारे में बात करते हैं। तो समय को मापने का एक अच्छा साधन पृथ्वी तथा चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो पहले के जो लोग होते थे वो सूर्य की परछाई से समय का पता लगाते थे जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। हमारी जो परछाई होती है आप देखेंगे कि जो दोपहर में सबसे छोटी होती है तथा सूर्यास्त और सूर्योदय में सबसे बड़ी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जब सूर्य सबसे ऊपरी बिंदु पर स्थित होगा, सबसे उच्चतम बिंदु पर स्थित होगा, तो उस समय यामोत्तर में स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर करती है। ठीक है, पृथ्वी जो हमारी है वो पृथ्वी पूर्व की ओर चक्कर करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर करती है, चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा, जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। इसका हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय 60 मिनट अर्थात ग्रीनिच के समय के 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ पर दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, जब वहाँ पे क्या होगा, जब वहाँ पे 12 बजते हैं तो यहाँ पे दोपहर की क्या होगा, 1 बजा होगा। अब ग्रीनिच से 15 अंश जो है 15 डिग्री हम लोग को पश्चिम में, ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम में 1 घंटा पीछे यानी सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, इस तरीके से 12 और 180 अंश में मध्य रात्रि हो जाएगी। अब इस जो यहाँ पे हम लोग अभी घड़ी पढ़े हैं, ये जो समय पढ़े हैं यहाँ पे आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा।
थोड़ा सा इसको, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थान तथा स्थानीय समय होगा। उदाहरण के लिए बहुत से देशों में जो देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका के समय, द्वारका असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। आप देख सकते हैं कि भारत में ही जो गुजरात के द्वारका है तथा असम के डिब्रूगढ़ है, इसमें स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली यामुत्तर के स्थित समय को देश का मानक समझा जाए। तो सभी जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ क्या कहिए कि जो बीच का है, ठीक है, ये जो बीच का यामुत्तर था, मानक यामुत्तर, इसी को लेकर मानना स्टार्ट किए कि यहाँ पे जो रहेगा वही समय पूरे देश में लागू होगा। यामुत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 अंश पूर्व, ठीक है, 82.5 अंश पूर्व मानक यामुत्तर माना गया है। यामुत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर और भोपाल ने एक टिकट लिया था लंदन में क्रिकेट देखने का, उसका कहानी थोड़ा सुनते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे से शुरू होगा। मतलब कि लंदन में वहाँ पे जब क्रिकेट 2 बजे शुरू होगा, तो हमारे भारत में जो वही क्रिकेट है उस कितने बजे स्टार्ट होगा, तो 7:30 बजे स्टार्ट होगा। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे कि जब वहाँ पे दिन नहीं रहता है तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो होगा देर रात्रि में समाप्त होगा। भारत ग्रीनविच के 82.5 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ के समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा या तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। जो इंग्लैंड का समय है, जो वहाँ का लंदन का समय है, वो हमारे समय से कितना, हमारा समय उनके समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे, 7:30 बजे होंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो इसमें संक्षेप में उत्तर देना है। तो इन सब प्रश्नों का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो यदि आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय।